भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ और ख्याति, सब खैरियत? एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस सब ठीक चल रहा है। आज हम नया डिस्कशन क्या करेंगे? आज आपने बोला क्या नया डिस्कस करें, तो आज हम नवीनीकरण पे डिस्कशन करते हैं, मतलब इनोवेशन। ओह वाओ। हम लोग इस चीज पर, मैं पिछले 1-2 महीनों से थोड़ा इस बात में पढ़ रहा हूँ कि चाइना इतना इनोवेटिव कैसे हो गया और चीन में जो नवीनीकरण हुआ है उसके कारण क्या है। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण लोग कहते ही हैं, अलग अलग राजनीति के दृष्टिकोण से अलग अलग लोगों के कारण होते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं और पता करते हैं असली चीज क्या है, जिससे कि शायद हमें भी कुछ सीख मिले या पता पड़े कि भारत को क्या तरीका अपनाना चाहिए। तो इसी बारे में आज चर्चा करते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, पहले कई बार लोग बोलते थे कि ऐसे तानाशाही में नवीनीकरण हो नहीं सकता और मतलब ऐसी जगह जहां पर लोगों को आजादी नहीं है कुछ बोलने की, वहां पे कैसे हो सकती है कुछ नई चीज, इनोवेशन। लेकिन पिछले कुछ साल में ये तो साबित हो चुका है कि चाइना इनोवेटिव है ना सौरभ? आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, हमने एक बार वो इनोवेशन पे वरुण के साथ में एपिसोड भी किया था। जो इनोवेशन की उनकी किताब थी, इंडिया के बारे में थी, लेकिन उसमें चाइना के साथ बहुत सारे कंपैरिजंस थे। तो आई थिंक ये हमारे जिन श्रोताओं ने सुना होगा पहले, तो वो जानते होंगे कि हिंदुस्तान, ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान कितना पीछे है इनोवेशन में, और ये भी कि चाइना कितना आगे है। और ये जो भ्रांतियां हैं हिंदुस्तान में कि चाइना सिर्फ कॉपी करता है, सिर्फ सस्ता माल बनाता है, ये अब मतलब 90 के दशक वाली बातें पुरानी हो गई हैं। मतलब पिछले 15-20 साल से चाइना बदल गया है और क्लियरली हमको दिखता है, खासकर एआई के क्षेत्र में। एआई के क्षेत्र में आप देख भी सकते हैं आज की डेट में टिकटॉक का जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स हैं वो फेसबुक, ट्विटर, गूगल से बेहतर हैं, और यूट्यूब से तो डेफिनेटली। तो अब टिकटॉक तो वहीं की कंपनी है, और तो कैसे दुनिया की सबसे अच्छी, हम लोग काफी चीजें ऐसे बनाते हैं पर कंज्यूमर स्पेस में हम बोलते थे अरे बाकी सब ठीक है, चाइना कर लेगा, पर पूरी दुनिया में एक कंज्यूमर डोमिनेटिंग ऐप वगैरह बनाना बहुत मुश्किल काम है, कैसे करेंगे वो लोग, पर उन्होंने करके दिखाया है। मुझे पता नहीं कि कितना इनोवेटिव है, मतलब मेरा इतना स्ट्रॉन्ग जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट ये तो बोल सकते हैं हम कि डेफिनेटली वो दुनिया में आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा पार्टनर तो बन ही चुका है। तो ये है कि एक टाइम था जब वो पूरा क्लोज था, लेकिन उसने आके अभी चाइना ने आके दुनिया भर में अपनी वो, जो हम पिछली बार अनिरुद्ध से बातें कर रहे थे कि उन्होंने भी वो टेक गेम खेली है, और वो उसमें अभी एक डोमिनेंट बड़ा प्लेयर बन के आया है। और ना कि एक बड़ा प्लेयर बन के आया है, इतना बड़ा है कि अब वो थ्रेटन कर रहा है उन बाकी जो वेस्ट के बड़े प्लेयर्स को। थोड़ा सा डर लग रहा है कि अब ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, तो उतना वो इस गेम में आगे बढ़ चुका है। हाँ, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर डेटा देता हूँ। हाँ, कि जब हम लोग बोलते हैं इनोवेशन पावर है, तो कितना बड़ा पावर है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है हर साल, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो मतलब इसमें पेटेंट की कोई चोरी वोरी हो तो वो तो पकड़ ही सकते हैं, लेकिन वो रेटिंग में चाइना अभी 11वें नंबर पर है इस साल 2022 में। और विश्व के जो टॉप 30 कंट्रीज हैं उसमें सिर्फ एक ही मिडिल इनकम कंट्री है टॉप 30 में, और वो है चाइना। तो ऐसा नहीं कि चीन अभी भी नंबर 1 या नंबर 2 पर है, काफी गैप है, काफी दूसरे देश हैं, लेकिन अपने इनकम लेवल के लिए जो चीन कर रहा है वो और कोई देश नहीं कर रहा है। तो ये एक जानना जरूरी है। तो 11वें नंबर पर है, ठीक है। दूसरा एक और मेजर कंपैरिजन के लिए प्रणय, हिंदुस्तान किस नंबर पे? मैंने देखा नहीं सौरभ, कुछ 50 के आसपास था। 50 के आसपास है, 50-60 के आसपास था। तो वापस मुझे चेक करना चाहिए, रिपोर्ट तो ऑनलाइन है, लेकिन टॉप 30 में तो कहीं भी नहीं था। ठीक है। तो दूसरा एक और मेजर इसमें रहता है सौरभ और ख्याति, कि विश्व के जो टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर्स रहते हैं वो किस देश में सबसे ज्यादा है, ये एक मेजर रहता है। क्योंकि हमको पता है इनोवेशन एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड तौर पर अगर कई लोग होंगे तो इनोवेशन होने की ज्यादा संभावना होती है। तो उसमें भी चीन और अमेरिका में, दोनों में सबसे ज्यादा टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर्स हैं आज की डेट में।
तो ये दूसरा मेजर है। तीसरा, जैसा सौरभ आप कह रहे थे कि कई जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें हमें पता ही है कि चीन ने काफी प्रोग्रेस किया है। आप मिलिट्री टेक देख लीजिए या फिर एआई रिसर्च देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी देख लीजिए, तो हमें पता है, मतलब अंदाजा तो है ही कि उन्होंने कुछ ना कुछ किया। तो जैसा आप कह रहे थे, ये तो हमें मान लेना चाहिए कि चीन ने इनोवेशन में काफी कुछ किया है। एक टाइम पे वो शायद कॉपी करते थे और हर देश वैसी ही शुरुआत करता था, लेकिन अब मामला कुछ और है। तो अब अगली बाय द वे एक करेक्शन, तो मैंने फिर बीच में चेक किया जब बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान का 40वां नंबर। हाँ, टॉप 30 में नहीं था आपका, ठीक था, पर 40वां। ठीक है। हाँ, तो सौरभ और ख्याति, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि चीन इतना बेहतर कर रहा है इनोवेशन के दृष्टिकोण से? तो आपने क्या कारण सुने उनके, उस पर चर्चा करते हैं पहले। तो मैंने जितना समझा है अभी तक, मैं बहुत ज़्यादा तो चाइना के बारे में पढ़ा नहीं है, बट जियोपॉलिटिक्स के एंगल से जितना फॉलो करते हैं उससे ये समझ में आया कि 90 के दशक में अमेरिका ने एक चाइना को अपना मार्केट की तरह देखना शुरू किया और उन्होंने बोला कि हम जाके अभी चाइना में हम अपनी चाहते हैं कि हमारी वेस्ट की सारी कंपनीज जाके चाइना में बिजनेस करे। तो उनको उस मार्केट का एक्सेस पाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंट वेंचर्स भी किए। चाइना ने अपने द्वार थोड़े थोड़े खोले तो उन्होंने नेगोशिएशंस किए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको अगर हमारा मार्केट चाहिए तो उसके बदले में आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए। तो बहुत सारी, जैसे कि एक बड़ी कंपनी थी नॉर्टेल, कनाडा की थी, जो 1994 में बीजिंग के साथ जॉइंट वेंचर करती है। बीजिंग में एक R&D सेंटर भी वो सेटअप करते हैं। इस तरह से बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ये जॉइंट वेंचर्स से होता है। और दूसरा जो एक सुना हुआ था ये था कि ये तो एक लेजिटिमेट ट्रांसफ़र था। उसके बाद फिर चाइनीज़ कंपनी उससे सीखती है, अपने पार्टनर्स से सीखती है, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करती है और फिर उसमें आगे बढ़ती है। तो ये एक कहानी सुनी थी। दूसरी कहानी ये भी सुनी है कि जैसे सिस्को काफ़ी क्लेम करती रहती है कि हुआवे ने हमारी IP राइट्स, हमारे IPs को चोरी किया है। ये उनका, वो गवर्नमेंट, मतलब वो अमेरिका में उनको सू भी कर रहे हैं। तो उस एंगल से वो दूसरा एक एंगल भी सुना हुआ है। तीसरा ये कि बहुत सारे चाइनीज़ लोग और चाइनीज़ कंपनीज जो यूएस में काम करके आ रहे थे, उससे भी वो उनको फ़ायदा मिल रहा था। एक प्रकार का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उनके लोगों के द्वारा भी हो रहा था। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें पता थी। मेरे ख्याल से ख्याति ने जो भी प्रचलित कारण है सब कवर कर लिए। मैं सिर्फ जो बाकी के जो 2 पॉइंट हैं उसमें 1-2 चीज बस मैं इजाफा करूंगा कि चाइना ने काफी, स्पेशली पिछले 10-15 साल में बहुत मेहनत करी है टॉप साइंटिस्ट वगैरह लाने के लिए। तो बाहर के देशों वगैरह से अगर उनके लिए मतलब कोई स्पेशल लैब सेट करनी पड़ रही है या कुछ इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस 1-2 स्पेस में उन्होंने चाइना में शिफ्ट करी हैं। तो इस तरीके की चीजों पे चाइना ने बहुत काम किया है कि अगर कोई, मतलब चाइनीज गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ब्यूरोक्रेसी बना रखी है जिसकी वजह से आप टॉप परफॉर्मर को और एवरेज परफॉर्मर को किसी एक ही उसमें हाकेंगे। तो उन्होंने वो पूरी मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है उन्होंने टॉप टैलेंट को लाने के लिए। तो एक ये मुझे बड़ा फर्क उनके दिखा। और दूसरा, चोरी अलग अलग तरीके की, मतलब सिस्को वाला तो काफी पॉपुलर है, बट उसके अलावा जैसे आर्म का है, तो आर्म चाइना ने तो खुल्लम खुल्ला बगावत ही करके बोल दिया अब हम तुमको नहीं जानते हैं, हम अब आर्म चाइना हो गए। ठीक है, तो और आर्म, जैसा अगर जिन दर्शकों ने नहीं सुना है, श्रोताओं ने, कि भाई दुनिया की शायद इंटेल के बाद सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर कंपनी, और उस कंपनी को उन्होंने बेसिकली आर्म चाइना ने बगावत करके अलग हो गई। तो इस तरीके की वो बहुत चीजें करते हैं। और दूसरा, चोरी करने के अलग तरीके होते हैं, लोगों को हायर करना दूसरी कंपनी से, और कई बार उनकी स्टेट भी हेल्प करती है कि जाकर के सीधे IP चुरा लेना, कोड चुरा लेना, ब्लूप्रिंट्स चुरा लेना। ये हमने इंडस्ट्री में बहुत सुनी है चीजें और काफी विश्वसनीय सूत्रों से सुनी है। तो ये होता है वहां पर। तो ये कुछ चीजें जो पॉपुलर नैरेटिव में है प्रणय। ये बहुत अच्छी बात कही आप लोगों ने। तो जो आप लोगों ने कारण कहे उन सब से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, वो चीजें हैं। पर मैं ये कहूंगा कि शायद उनमें से ऐसे कुछ कारण हैं जो ज्यादा न्यूज में आते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर सेक्टर में कैसे इनोवेशन हो गया। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना, तो कुछ फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोग उससे 1-2 कारण बता सकते हैं, लेकिन सब चीजों में कैसे आगे हो गया वो नहीं बता सकते। और
ग्रोथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हर बड़ा देश करता है। मतलब जैसे ख्याति आपने जो बोला उसका टेक्निकल टर्म है TMFT, ट्रेड मार्केट्स फॉर टेक्नोलॉजी। तो हर बड़ा देश जो है वो ये करता है, भारत भी करता है कि अगर तुमको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा, मतलब जैसे तो ये चीजें रहती है। और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कई लोगों को लगता है कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और सब लोगों ने एक जैसी चीजें की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि तीनों US एलाइज हैं, और इसलिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ वहां पे वो बहुत इजीली हुआ। और उनका जो ग्रोथ फेज था, उस ग्रोथ फेज में वो लोग जो सप्लाई चेन्स थी वो इतनी ग्लोबल नहीं थी। तो जैसे जापान का भी जब शुरुआत हुई टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की, वो फुल प्रोडक्ट्स बना रहे थे जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह, लेकिन चीन में वैसा नहीं हुआ। चीन जब तक उन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत की, एक तो वो इतना बड़ा मार्केट है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, डोमेस्टिक के लिए कंसिडरेशन ज्यादा जरूरी था, और दूसरा तब तक सब टेक्नोलॉजी चेन्स ग्लोबल हो चुके थे, तो वो लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे दूसरे देशों के लिए, ना कि फुल प्रोडक्ट्स बना रहे थे। तो उनकी शुरुआत वहां से हुई जहां पे भारत की भी अभी शुरुआत हुई। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तब FDI का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है, और चीन में FDI का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनको टेक्नोलॉजी चेन, जो सौरभ आप लैडर हमेशा बात करते हैं, वो लैडर की शुरुआत FDI से हुई, तो ये तो सच बात है। और FDI की वजह से काफी उनमें नई तकनीकी आई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुए, और हर देश ये कोशिश करता है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें हो जाए, तो उन्होंने भी किया। लेकिन ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि चीन क्यों कर पाया और भारत अभी तक क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज और थेफ्ट, ये भी हमें पता है कि जैसे सिस्को, एक GMO का भी काफी फेमस केस था 2011 में। तो ऐसे 3-4 कई मतलब लैंडमार्क एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि ये तो होता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सेक्टर भी हैं जिसमें ऐसा कोई प्रूव तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे हैं। तो ये दूसरा है। और तीसरा कारण जो अक्सर लोग कहते हैं, स्टेट कैपिटलिज्म। मतलब क्योंकि लोग कहते हैं देखो उनकी कितनी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं और बेशुमार पैसे डाल देते हैं सरकार वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में, और इस वजह से वो लोग कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन इसमें भी काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि कई सारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वाले उनके प्रोजेक्ट्स है वो सब ज्यादातर फेल ही हुए हैं। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट्स काम आए हैं वो वहां पर हुए हैं जो सौरभ जैसा कह रहे थे, जिसमें उन्होंने आजादी दी थी, एक्सटर्नल प्लेयर्स को फ्रीडम दिया था, ऑटोनॉमी दी थी। और वहां पे जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, अलीबाबा और टेंसेंट, इनके सबसे बड़े इन्वेस्टर कौन है? अलीबाबा का सॉफ्ट बैंक है और टेंसेंट का नेस्पर्स है। तो मतलब स्टेट नहीं है उनका सबसे बड़ा। और अलीबाबा का पहले याहू था एक टाइम पे। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। एक्चुअली उनके जो स्टेट वाले, जो मैं सेमीकंडक्टर्स की एक केस स्टडी की थी मैंने, चाइना वाले, उनके कई मतलब सौरभ 1956 में उन्होंने फर्स्ट ट्रांजिस्टर बनाया था, के बाद IC भी बनाया था 19। तो मतलब कम्युनिस्ट कंट्री थी और उनको ये हमेशा से डर था कि यार क्या हो जाएगा अगर सोवियत यूनियन और अमेरिका हम पे धावा बोल देंगे। तो फोकस तो था, लेकिन काफी मतलब ताइवान के पहले उन्होंने एक IC बनाया था, लेकिन ताइवान से कितना पीछे रह गए, क्योंकि उनके तब वही मॉडल था, स्टेट रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा हमारे जैसे CSIR लैब और DRDO लैब, वही डेवलप करेगा, लेकिन वो सब चीजें फेल हो गई। और जो नई जनरेशन की कंपनी जैसे SMIC SMIC है उनकी फेमस फाउंड्री, वो एक्चुअली एक ताइवानीज अमेरिकन रिचर्ड चैंग बोल के हैं, वो वापस आए और उन्होंने एस्टेब्लिश की। तो मतलब चीन के मॉरिस चैंग कह सकते हैं आप उन्हें। उन्होंने पैसे भी बाहर से उठाए, चीन से उठाए वगैरह, और फिर बनाई। तो ये भी जानना जरूरी है। तो ठीक है, ये मैं बस इनमें थोड़ा नुआंस ऐड करना चाहता था। तो मेरे हिसाब से 3-4 कारण हैं जो मुझे लगता है कि उनका योगदान ज्यादा रहा है। तो पहला तो एक जनरल कारण बताता हूँ, क्रिएटिव इनसिक्योरिटी कहते हैं इसे। मार्क टेलर वगैरह जो इनोवेशन को स्टडी करते हैं
वो बताते हैं कि इनोवेशन भी एक चॉइस होती है देशों के लिए। ऐसा फाइनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, अवसर लागत होती है। एक पैसा अगर आप इनोवेशन में डाल रहे हो तो कहीं और नहीं डाल रहे हो, है ना। तो ऐसा क्यों है कि कुछ देश ये चॉइस करते हैं और कुछ देश नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक बड़ा कारण रहता है क्रिएटिव इनसिक्योरिटी। मतलब अगर आपको लगना चाहिए कि आपके जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो थोड़े आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, आपसे ज्यादा और दमदार हैं, और आपको उनको डिफीट करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो वो ऐसे कहते हैं कि टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट शुड बी मोर देन द सम ऑफ इंटरनल डिविजन्स। जब ये होता है तो एक कारण आता है। तो इसमें आप कह सकते हैं शायद जैसे कि भारत के लिए कोई क्रिएटिव इनसिक्योरिटी ऐसी थी नहीं, मतलब पाकिस्तान हार्डली ऐसा चैलेंज है जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अब शायद चीन है तो हमारे नजरिया बदल रहा है ना, इसलिए शायद फोकस भी आ रहा है। तो खैर ये एक जनरल कारण था, और इसके ऊपर काफी डेटा दिया है उन्होंने अपनी किताब में। पॉलिटिक्स ऑफ इनोवेशन नाम की किताब है कि क्यों कुछ देश इनोवेशन में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। तो एक ये कारण है। पीछे आग दूसरा लगी होनी चाहिए, चीन से रिलेटेड है बात। मैं कहता प्रणय बेसिकली देश में ऐसे कुछ आग लगी होनी चाहिए पीछे, मतलब लगना चाहिए कि भाई हम अगर नहीं किया तो ये तो मतलब जान का खतरा है। पर हिंदुस्तान जैसे हमारे यहाँ रहता है ना यार, जिंदगी चल रही है, क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से नहीं, मतलब ऐसा एकदम क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर होना चाहिए हमेशा सर के ऊपर में, जैसा यूएस वाले भी क्रिएट करके रखते थे, सोवियत यूनियन का हवा टाइप बना करके। सोवियत में भी रहता था यूएस का हवा बना करके। हम पे कोई हवा नहीं है, तो हम शायद ये चीज एक सीखने वाली चीज है कि हवा होना जरूरी है, ऐसा प्रेशर होना चाहिए। हाँ, एक दौर में हमारे पर भी था, एक्चुअल डर था कि लोगों को लगता था कि हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा कि हम अपने लोगों को खिला नहीं पाएंगे। तो हमने फिर वो एग्रीकल्चर में किया और ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। तो जब हमारे पे भी डंडा आया तो हमने भी कुछ तो कर दिया। हाँ, लेकिन उसमें ये रहता ना ख्याति, कोई इस तरीके का एक कारण हो तो फिर वो कारण को आपने निवारण पा लिया तो गए काम से, है ना। लेकिन अगर आपके पास में एक ऐसा चीज रहे कि एक परमानेंट दुश्मन टाइप है, तो कारण तो कभी जाएगा ही नहीं। आपको है कि आपको लगे रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाइना के लिए वो थ्रेट मतलब किस बहुत ज्यादा है ना। कम्युनिस्ट देशों को तो हमेशा लगता है ना कि भाई आपकी तो सब कुछ बंद कर सकता है सब कोई। भाई यूएसएसआर से भी आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है, यूएस से तो है ही बिल्कुल, पूरे वेस्ट तो आपका सदियों से दुश्मन रहा है। हिंदुस्तान सबसे दोस्ती करके रखता है नॉन अलाइन मूवमेंट वगैरह में। तो ये दोस्ती का नुकसान प्रणय, ये बड़ी अच्छी चीज नहीं लग रही है सुनने में, पर ये ऐसा है। तो सौरभ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इस किताब में भी उन्होंने कहा था कि ये मतलब इसका निष्कर्ष थोड़ा खतरनाक है। इसका निष्कर्ष ये है कि आपको हमेशा कोई एक नया एनिमी बना के रखना पड़ेगा एक्सटर्नली, तो आप इनोवेशन पर वही है। मतलब जैसा कि हमें पब्लिक पॉलिसी में पता है अवसर लागत होती है, तो आप इनोवेशन पे ही एक कोई नया एनिमी तैयार करते रहेंगे तो उसके भी नुकसान होंगे। जिस तरीके से दोस्ती के नुकसान होते हैं, उस तरीके से सिर्फ इनोवेशन में पैसे डालने के भी नुकसान होते हैं। ठीक है। चलो दूसरी बात। तो ये एक बात है। अब दूसरा चीन से रिलेटेड जो कारण है वो मैं बताता हूँ। तो एक तो जैसा ख्याति और सौरभ आप दोनों ने कहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक काफी बड़ा योगदान रहा है इसका। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरीके से, मतलब एक जैसा आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक जैसे हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं चीन में, जहां पर ज्यादातर एक हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन एक एरिया पे फोकस करता है। तो जैसे एक चंगदू हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन है, उसके 31 ऑफशोर इनोवेशन सेंटर्स हैं जापान, यूएस, यूरोप में। और वहां पर कैसा है, मतलब कि आप अगर एक साइंटिस्ट हो, चीनी साइंटिस्ट, तो आपको आना भी नहीं पड़ेगा वापस चीन। अगर आप इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स या इनोवेशन सेंटर में काम कर रहे हो तो वो बोल रहे हैं कि आप वहीं पे रहो, लेकिन आपकी जो रिसर्च है वो आप फिर चीन में ट्रांसफर हो जाएगी या फिर कोई उससे सीख लेगा। तो इस तरीके की चीजें काफी हो रही है, ना सिर्फ सरकार की तरफ से लेकिन हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन, लोकल सरकारों की तरफ से भी। तो एक ये कारण है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है जिसको कॉपी करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार सुना। ये बड़ी मतलब बहुत दिमाग लगाया। जैसे काफी जैसे IIM लखनऊ ने नोएडा कैंपस खोल लिया कि भाई लखनऊ आती नहीं है कंपनी ना, तो ऐसा नहीं है, छोटे लेवल पे हिंदुस्तान में करती है कंपनीज। तो ये बढ़िया है कि भाई अगर हमारे साइंटिस्ट इंडिया नहीं आना चाहते, हम ही वैली कैंपस खोल लेते हैं, है ना। बढ़िया। तो ये कारण है, ठीक है। मैं
अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कैसे टेक ट्रांसफर हो रहा है ना। तो एक हाँ. ये कारण है। दूसरा जो आप लोगों ने ऑलरेडी कहा, रिटर्नीज पे काफी फोकस रहा है। तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो मतलब दिमाग से होता है ना। ऐसा नहीं है कि एक कोई ब्लूप्रिंट आप चुरा के ले आए, वो ब्लूप्रिंट है आपके पास और आप सडनली बना पाओगे। आपके पास एक कोर टीम होनी चाहिए, अच्छे पीएचडी, कई सारे पीएचडी वाले लोग होने चाहिए। तो वो सब रिटर्नीज पे काफी फोकस किया। तो जैसे ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स होते हैं अमेरिका में और जापान में, तो उन्होंने फोकस किया है कि उनको वापस भी ले आए कुछ लोगों को। और कई सारे जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं और जो विनर्स रहे हैं चीन में, वो सब रिटर्नीज ने शुरू किए हैं। जो जैसे मैंने स्मिक की बात कही, और आप कई सारे टॉप कंपनीज को भी देख लें, उनमें ज्यादातर रिटर्नीज ही हुए हैं। शायद वावे को छोड़ के कई सारे कंपनीज तो वहीं रहे हैं। तो एक ये भी कारण है। और ये भी सौरभ, मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ सरकार कर रही है ऐसा नहीं है। सरकार तो चलाती है, ऐसे प्रोग्राम चलाती है। 100 टैलेंट्स प्रोग्राम था पहले, फिर 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम था, फिर 10,000 टैलेंट्स प्रोग्राम हुआ। इन सब में यही है कि आप वापस आओ, आपको जबरदस्त मतलब सैलरी होगी, आपकी पाउस भी काम कर सकते हैं चीन में। ऐसे तो सब रेस्ट्रिक्शंस आपको कम हो जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ खुद हुई है ना चाइना में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार बोलेगी तो आप आ जाओगे वापस। आपको ऐसा भी लगना चाहिए कि मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो वो हुआ भी है चीन में, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ है, बड़ा मार्केट है। तो वो भी एक कारण रहा है क्योंकि लोग वापस आए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है। तो इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ही की थी। तो उन्होंने ये पता किया कि एक तरीके की फर्म्स सक्सीड होती है चाइना में, तो उसे वो कहते हैं हाइब्रिड फर्म्स। डग फुलर नाम के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो वो बोलते हैं कि जो हाइब्रिड फर्म्स है ये हिडन ड्रैगन है। और जो सरकारी कंपनीज थी वो पेपर टाइगर्स थी। तो सरकारी कंपनीज में क्या था, वो सरकार से पैसे उठाती थी, तो उनमें कोई इनोवेशन की ड्राइव नहीं थी। तो वो लाते थे और कई बार एक प्रोडक्ट निकालते थे और उसके बाद फिर से वो फिसल जाते थे। लेकिन जो हाइब्रिड फर्म्स थी और जो एमएनसी फर्म्स थी वो आती थी चाइना में, लेकिन एमएनसी फर्म्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा नहीं करती हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं रहता है। तो वो जितना बहुत कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन ज्यादातर कोर टेक वो अपने देश में ही रखते हैं। लेकिन तीसरी टाइप की फर्म होती है हाइब्रिड फर्म, जिसमें एक ये रहता है कि वो जो पैसा उठा रही है इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादातर विदेश से उठा रही है। तो उसकी वजह से उनके ऊपर हार्ड बजट कंस्ट्रेंट रहता है, उनको इनोवेशन की एक इंसेंटिव रहता है। ऐसा नहीं कि सरकार बेशुमार पैसे डाल रही है, तो एक इंसेंटिव अलाइन होता है उससे। और दूसरा हाइब्रिड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोग हैं बना रहे हैं ये कंपनी, वो ज्यादातर रिटर्नीज होते हैं। तो ये रिटर्नीज होते हैं तो ये विदेशों से भी लिंक्ड रहता है, लेकिन उनमें एक चीन और अपने मतलब पेट्रियोटिज्म का जज्बा रहता है। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा से ज्यादा चीन में हो उसके ऊपर काम करते हैं। तो उस वजह से काफी कंपनीज को उन्होंने स्टडी किया। और जो हाइब्रिड फर्म्स है इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेडेशन सबसे ज्यादा किया। तो ये भी मुझे बड़ा दिलचस्प लगा एक कारण। ये चीज हम हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं। जैसे जो ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स का एक ट्रेंड चालू हुआ है, मेरे ख्याल से बैंगलोर में ही कुछ 600-700 या ऐसे कुछ नंबर है। और वो ज्यादातर मैंने देखा है क्योंकि वो इंडियन लोग चलाते हैं। अक्सर रिटर्नी वहां पे जो सीनियर हिंदुस्तानी होता है उसको यहाँ हेड बना के शुरू में भेज देते हैं कि चलो भाई तुमको पता है कैसे करते हैं हिंदुस्तान में काम, तुम जाके शुरू कर दो। और यूजुअली वो इंसान जो है वो थोड़ा इस चीज में फेवरेबल रहता है कि कितना ओपननेस रखना है, ट्रेनिंग कितनी करनी है लोकल लोगों के साथ में, कितनी ओपन कल्चर रखना है। और ये एक दो नहीं, मतलब अब हिंदुस्तान में मैंने जैसे बोला सिर्फ बैंगलोर में ही 600-700 हैं इस टाइप के। तो ये एक चीज हुई है पिछले, लेकिन ज्यादा सॉफ्टवेयर और इन सब चीजों में ज्यादा हुई है। सेमीकंडक्टर में भी है, सेमीकंडक्टर डिजाइन साइड में और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में और थोड़ी बहुत केमिकल्स वगैरह में। लेकिन मेरे ख्याल से चाइना में ये स्केल शायद 10 गुना ज्यादा होगा हिंदुस्तान से। मुझे पूछना था कि हमारे देश में उतने लेवल पे क्यों नहीं हुआ? हमारे यहाँ पे भी रिटर्निंग से तो हो रहा है, लेकिन और वो जैसे कुछ फील्ड्स में ही हुआ है, लेकिन जितना चाइना ने उसका फायदा उठाया उतना हम नहीं उठा पाए। मेरे को लगता है प्रणय ने इसका जवाब दिया ही ना। तो आई मीन हिंदुस्तान थोड़ा सा पीछे है चाइना से, क्योंकि हमारे यहाँ पे देर से सब चीजें शुरू हुई हैं। और इसमें एक चीज और देखेंगे हम कि काफी सारे लोगों का आने का अगर देखेंगे तो वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। यहाँ पे भी अब आपको सब चीजें मिलती हैं जो कि आप अपने लाइफस्टाइल के आदी हैं, है ना। तो ये चीजें अभी भी काफी चीजें अच्छी नहीं है हिंदुस्तान में, पर लोग हैं जिनको नेट लगता है हाँ इतने में मैं खुश हूँ, मतलब मैं आ सकता हूँ। तो वो जो चीज है वो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में लेट शुरू हुई है और अभी भी हम चाइना से तो पीछे ही हैं। चाइनीज सिटीज हिंदुस्तान से ज्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ ज्यादा अच्छी हैं, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है ओवरऑल। तो अगर यहाँ पे भी होगा तो आपको और हिंदुस्तानी दिखेंगे वापस आते हुए, ऐसा नहीं है, वो अपने आप होगा। तो सौरभ और ख्याति, इस पर मेरा थोड़ा एक राजनीतिक सवाल है जो मैं इसके ऊपर डिटरमिन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा ही अगर हम मान ले कि ये चीन ने ये पाथ अपनाया, तो इसमें जो सोच है वो उनकी ये है कि जो अगर आप चीन से बाहर भी चले गए तो भी आप एक चीनी सिटीजन ही है, मतलब उन सरकार की सोच भी है और ये सब डॉक्यूमेंट्स में है। ऐसा नहीं है कि वो ये मतलब कोई शातिर दिमाग कोई उनका RNAW इक्विवेलेंट कर रहा है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। वो बोलते हैं कि आप जो भी करते हैं वो एक श्याओ मतलब स्मॉलर सेल्फ के लिए नहीं करते हैं, आपके लिए एक बड़ा कारण भी होता है जो कि बिगर सेल्फ है, और बिगर सेल्फ है अपना देश, अपना वतन। तो आपको आप जहां भी हो आप चीन के लिए कंट्रीब्यूट करो, ऐसा उनका सोच है, पॉलिसीज में लिखा है, और इसलिए वो लोग ये सब पॉलिसीज भी ला पा रहे हैं, 1000 टैलेंट्स वगैरह। तो अब ये भारत का सोचने का तरीका काफी अलग था सौरभ और ख्याति, है ना, क्योंकि जैसे नेहरू और वगैरह ने बोला था कि अगर एक बार आप दूसरे देश में चले गए तो आप दूसरे देश के हो, आप मतलब भारत के नहीं हो, है ना। ऐसी सोच थी कि आप उस देश के अच्छे नागरिक बनो, आप हमारे देश के नागरिक नहीं हो। अब जैसे आप चीन ये सब कर रहा है, अभी तक लोग सह रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी डोमेन इतनी पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन ये सब जो चीज मैं अभी बोल रहा हूँ ये बहुत कंटेंशियस है यूएस में। और इनफैक्ट अब जो अपोजिशन आ रहा है टेक्नोलॉजी डोमेन में, ये इसी कारण से आ रहा है यूएस में, क्योंकि ये सब चीजें हो रहा था। इसके ऊपर काफी डॉक्यूमेंट्स है, स्टडीज हैं जो कि ये चीज बोल रही है कि इस तरीके से चीन हमारा फायदा उठा रही है, हमारे टेक्नोलॉजी वाले लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर से लेके जा रही है। हम क्या बेवकूफ है क्या यहाँ बैठे हुए? तो आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड हूँ इस विषय पर। लेकिन हिंदुस्तान ने एक तरह से अपनी चॉइस कर ली है ना, अभी ये ओपन क्वेश्चन तो है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से जब से हमने 20 साल पहले प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया था, ठीक है, तो ये 20 साल में, तो ये तुम्हारी बात सही है कि नेहरू के टाइम पे ये थिंकिंग थी, लेकिन अब हमने वो थिंकिंग को त्याग दिया, तो अब तो ये डिबेट भी नहीं है। और ये प्रवासी भारतीय दिवस जरूर वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था, लेकिन यूपीए सरकार ने भी उसको, मनमोहन सिंह सरकार ने भी उसको कायम रखा, और अभी मोदी सरकार ने तो उसको और बड़ा बनाया है ना। तो ये अभी अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग ये मानते हैं, ये सही स्ट्रेटेजी है। अब इसमें तुम्हारी दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे लगता है ओवर टाइम चाइनीज लोगों की अपॉर्चुनिटी हो सकता है यूएस में कम हो जाए इस वजह से, क्योंकि लोग उनको अगर शक की नजर से देखें। पर इसमें हिंदुस्तान क्योंकि उनका एलाई है, तो अभी हम लोगों के लिए ये फायदा है। तो सौरभ, हम अलाय नहीं है अभी तक, वही मतलब डिपेंड करता है हम कैसे वो पॉलिटिकल कार्ड खेले। अगर हम लोग भी ऐसे अपने आप को चीन जैसा पोजीशन करेंगे तो यूएस वाले मतलब बोलेंगे चीन के साथ जो हमने किया हम वापस थोड़ी ना गलती करेंगे। एक गलती एक ही बार करेंगे। एक पॉलिटिकल चॉइस है जो हमें भी करनी है, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि हम लोगों ने अभी तक किया है वो। ठीक बात। लेकिन मेरे ख्याल से भारत सरकार ट्राई तो वही कर रही है कि भाई जो भी दुनिया में हिंदुस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सिटीजनशिप क्या है, ठीक है, लेकिन वो है हमारे ही लोग। हाँ, तो अभी रिसेंटली एक कर्नाटका सरकार के ब्यूरोक्रेट कर्नाटका में वो ट्राई कर रहे हैं एक फैब खोलने का, ठीक है, मैसूर के पास में। पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा मैं कोई कॉन्फिडेंशियल बात नहीं यहाँ बोल रहा हूँ। और बड़े पब्लिकली जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पर, उन्होंने बोला कि हम यूएस गए थे सबसे बात करने के लिए, तो हमको तो लगा ही नहीं हम बैंगलोर छोड़ के गए हैं, सब जगह उधर भी हिंदुस्तानी बैठे होते हैं, इधर भी हिंदुस्तानी बैठे होते हैं। तो कहती है बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और जल्दी कोई ना कोई फैब खुल जाएगी कर्नाटका में, ठीक है, क्योंकि हर तरफ हिंदुस्तानी बैठे हैं तो उसका हमें फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये हम कोशिश करते हैं, और ये हर लेवल पे, ये तो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन भी नहीं थी, एक ब्यूरोक्रेट की कन्वर्सेशन है। तो ऐसा मेरे ख्याल से 20 साल में अब ये काफी हमारा, जिसको कहते हैं, इंटरनलाइज हो गया है कि भाई दुनिया में जो भी हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान का सगा होना चाहिए किसी एंगल से। ऐसा अभी तो हम चाहते हैं और मानते हैं। हाँ, मतलब आपके सवाल का जवाब का तो पता नहीं, बट हाँ, जैसे चीन जितना ब्लेटेंटली बोल रहा है उस तरीके से नहीं, पर जैसे एक सॉफ्ट पावर के एंगल से तो हम मानते ही है ना कि नहीं, पर ये ब्लेटेंट वाले साइड जाएगा ना ख्याति। मतलब अगर आपकी लड़ाई होने लगे, अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं ना,
लेकिन अब जैसे चाइना के साथ में काफी लड़ाई है तो फिर लोग सोचेंगे भाई तुम्हारी लॉयल्टी कहाँ है, क्योंकि तुम चीनी ओरिजिन के हो तो हम तुमको क्या शक की नजर से देखें पूरा टाइम। खैर, तो ये जैसा कि मैं कह रहा था, ये इनफॉर्मल सोशल नेटवर्क्स चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, इनका काफी बड़ा मतलब अनदेखा रोल रहता है इन सब चीजों में, इनोवेशन में, जो कि अक्सर लोग देखते नहीं है। लोग सिर्फ ऐसे बोलेंगे इतनी सब्सिडी दे दी चीनी सरकार ने इसीलिए वहां इनोवेशन हो रहा है। ऐसे नहीं होता इनोवेशन, मतलब इतना पैसा डालो कई बार वेस्ट ही हो जाता है वो। तो ये एक थोड़ा अनदेखा एस्पेक्ट था जो मुझे बोलना था। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है, मतलब दो तो बोलिए, क्रिएटिव इनसिक्योरिटी और टेक ट्रांसफर। तीसरी चीज थी केपेबल वर्कफोर्स। यहाँ पे मुझे लगता है भारत और चीन में काफी फर्क है। तो जैसे कि हमें पता है कि सिर्फ इनोवेशन के लिए, इनोवेशन प्रोडक्टाइजेशन वगैरह के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए आपको काफी लोग चाहिए जो वेल ट्रेंड हो, ना सिर्फ इंजीनियर्स पर मतलब शॉप फ्लोर वगैरह वगैरह। तो वहां पर चीन ने काफी अच्छी पॉलिसीज की हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पे काफी टाइम से फोकस किया था। तो अभी जब मौका आया पीएचडी लोगों को वापस लाने का, उनको सपोर्ट करने के लिए काफी बड़ा इकोसिस्टम वहां पे मौजूद था। शायद हमारे यहाँ पे वो थोड़ी सी बात कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और भारत में भी काफी प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन जो इंडिकेटर्स मैंने देखे उसमें चीन और भारत में काफी फर्क आ जाता है इसमें। तो केपेबल वर्कफोर्स ओवरऑल हमारी शायद थोड़ी कमजोर है, तो वहां पर एक कारण था। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ नहीं, वो पीसा रैंकिंग्स तो हमने शायद पिछली बार भी डिस्कस की थी कि चाइना का शुरू में अर्ली 2000s में पीसा रैंकिंग खराब था मैथ्स में, तो उन्होंने सोचा हम इसको कैसे ठीक करें, और हिंदुस्तान ने डिसाइड किया हम पीसा रैंकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। ग्लोबल रैंकिंग अच्छी नहीं है तो भाई उसमें तो मतलब जरूर रैंकिंग में कुछ खराबी होगी, हमको थोड़ी कुछ ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। तो और नतीजा ये है कि 2014-15 तक चाइना जो है वो टॉप मैथमेटिक्स की पीसा है। अब भाई जो बच्चे 10वीं 12वीं में मैथमेटिक्स में टॉप पे हैं, फिर वही तो 5-6 साल बाद अच्छी पीएचडी करके निकल रहे हैं, ठीक है। उन्हीं में से कुछ लोग, उसी का सबसेट। अगर आपका मैथमेटिकल टैलेंट पूल 11th-12th के स्टैंडर्ड पे इतना खराब है तो वो और कम ही होता जाएगा ना आगे जाकर। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खामी है हिंदुस्तान के ओवरऑल सिस्टम में। मतलब गवर्नमेंट स्कूल से तो बहुत अच्छा निकलना कितना मुश्किल है। मतलब कुछ जो नवोदय और इस टाइप के स्कूल हैं, केवी वगैरह, और जो कि चुनिंदा स्कूल हैं, उनके अलावा बाकी सारे स्कूलों से अच्छा निकलना तो कितना मुश्किल काम है ना। बाकी तो सब जो है प्राइवेट स्कूल से ही हिंदुस्तान में निकलते हैं, लेकिन चाइना, यूएस जैसे देशों में पब्लिक स्कूल से बहुत भारी संख्या में ब्राइट बच्चे निकलते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खामी है। चौथा कारण मैं बताता हूँ। चौथा कारण यह है कि स्टेट फोकस, जहाँ पे मतलब जो आपके जो राष्ट्र या राज्य की नीतियां हैं वो काफी फोकस रही है इनोवेशन पर काफी समय से, मतलब 30-40 साल से। और ये सब मैं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है। जैसे उनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान था 2006 में, मेक इन चाइना प्लान था, इन सब में इनोवेशन को काफी तवज्जो दी गई है। तो ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि उनकी जो एक दो पॉलिसीज हैं या सब्सिडीज हैं उनकी वजह से सक्सेस हुआ है, वो उनमें काफी वेस्टेज हुआ है। काफी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने जो पैसे डाले वो वेस्ट हो गए। लेकिन ये फोकस जो है उसकी वजह से कई बार एक तो टॉप डाउन इनोवेशन स्ट्रक्चर रहता है। तो वो जैसे बोलते हैं, अगर एक बार उनकी केंद्र सरकार बोलती है कि इस टेक्नोलॉजी पे फोकस करना है, तो जो सब लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको भी इंसेंटिव रहता है कि इस पे फोकस करो। अब इस वजह से कई बार वो वेस्टफुल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन ये अलाइंड रहता है कि इस एरिया पे भाई फोकस नहीं करूंगा तो मेरा प्रमोशन ही नहीं होगा। तो इस वजह से ऐसे भी हुआ है, सौरभ और ख्याति, कई बार जैसे सेमीकंडक्टर्स में धड़ल्ले से सिर्फ फैब के ऊपर ही पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि एक फैब बनाने से बड़ा पैसा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं बता सकता हूं अगर मैं प्रोविंशियल लेवल पे हूं कि देखो मैंने 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाई, मेरे को प्रमोशन दो पार्टी कांग्रेस में। तो एक्चुअली चाइना का जो सक्सेस है वो डिजाइन में रहा है और असेंबली में रहा है, लेकिन फैब पे ऐसा मतलब धड़ल्ले से पैसे जा रहे हैं। तो खैर ये नुकसान है, लेकिन उसका ये फायदा ये भी है कि फोकस रहता है स्टेट का कि हमें कुछ ना कुछ करना है। और कई जगह पर प्राइवेट सेक्टर भी क्राउड इन होती है इन्वेस्टमेंट थोड़ी जगह पर। तो जैसे कि अभी 70% R&D स्पेंड चीन में प्राइवेट सेक्टर से है, पब्लिक सेक्टर से नहीं है। सिर्फ 30% पब्लिक सेक्टर से है। हमको लगता है अरे ऑटोक्रेटिक कंट्री है, 90% स्पेंड कर रही होगी सरकारी ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, ऐसा नहीं है। तो
उन्होंने भी सीखा है। पहले उनका इंडिया जैसे ही सिस्टम था, R&D इंस्टीट्यूट्स थे टॉप वगैरह, लेकिन वो उससे दूर हो गए। यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे से इक्विप्ड है रिसर्च के लिए, और यूनिवर्सिटीज और जहां पर एफिशिएंसी ऑटोनॉमी मार्केट्स को दी गई है, लेकिन सरकार फिर उन्हें एक सब्सिडी वगैरह दे रही है, वो तरीका ज्यादा काम आया, बल्कि इस तरीके से कि हमारी खुद की सरकारी कंपनियां हो। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो PLA है, उनकी जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए कलेक्टिव नाम दें अगर हम, PLA का ज्यादातर उनके जो चिप्स हैं मिलिट्री टेक, वो प्राइवेट कंपनी से आते हैं, सरकारी कंपनी से नहीं आते। उनकी DRDO इक्विवेलेंट नहीं बनाती चिप्स, और जो चिप्स आ रही हैं वो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ चिप्स होती हैं, और ज्यादातर लोग उनमें जो है उन कंपनीज में वो ताइवानीज हैं। सो कुछ 3000 लोग हैं ताइवानीज जो वहां पर हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। ऑटोनॉमी है कई प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन स्टेट फोकस है। ये जैसे कि हमारे यहाँ पे शायद इनोवेशन टॉप 10 एजेंडा आइटम भी नहीं रहता है, अलग अलग कारण। लेकिन हाल फिलहाल में मैं देखता हूँ कि जो करंट सरकार है वो काफी मतलब एटलीस्ट बोलना शुरू किया है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से पहले से तो अब में फर्क आया है। जो आज की सरकार है उसमें, क्योंकि एक स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, और फिर वो डिजिटल स्टार्टअप में जब आपकी दिलचस्पी आती है तो फिर कहीं इनोवेशन की बात होने लगती है। वो इतना डीप इनोवेशन नहीं है, पर जब बात शुरू होगी तो फिर धीरे धीरे डीप पे भी जाएंगे। बिल्कुल, है ना। तो मेरे को लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये चेंज मुझे दिखता है कि एटलीस्ट बात तो शुरू हुई है, और हमेशा शुरू तो बात से होती है, फिर आगे और चीजें भी होंगी। तो मेरे हिसाब से लगना शुरू तो हुआ है। और इसमें क्या तुमको लगता है क्या प्रणय कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तरह से शुरू होता है? क्योंकि अभी शायद एक वो भी है कि भाई एक चाइना का खतरा ज्यादा दिखता है, और एक जनरली एक जनरली हिंदुस्तान में वो नैरेटिव भी कि हाँ हमको पावरफुल बनना है। तो अगर आपको पावरफुल बनना है तो फिर आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये भी एक है कि हमें विश्व गुरु बनना है। पहले ऐसा एम्बिशन नहीं था इतना, तो अगर आप में एम्बिशन होगा विश्व गुरु बनने का तभी आप ये सब करोगे ना। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके शत्रु से आप परिभाषित होते हो, आपके दोस्त से नहीं। तो हमारा शत्रु पहले कौन था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डिफीट करने के लिए क्या करना है यार? कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको, तो अभी वही, अगर आप इस लिटरेचर को देखें, क्योंकि चीन, अच्छा हुआ शी जिनपिंग चीन में आए, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि उन्होंने सब लोगों से पंगे ले लिए, और हमें भी एक थोड़ी जान ला दी कि हमें अगर चीन से कॉम्पीट करना है, और अगर वो हमारा शत्रु है, तो हमें क्रिएटिव इनसिक्योरिटी जो थी वो हमें अब आई है। तो वो मैं मानता हूं कि शायद उसका फायदा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उस वजह से हम लोग चीजें कर लेंगे। तो खैर वो एक है। ख्याति, आपको कुछ कहना था इस पे? नहीं, कहना तो नहीं था। मैं बस जैसे मैं समझ रही हूँ तो ये है कि स्टेट एक फोकस और एक डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, पर एग्जैक्टली उसमें क्या करना है उसकी ऑटोनॉमी लोगों को मिल रही है। हालांकि हमें लगता है कि बड़ा ऑथोरिटेटिव स्टेट है, बट लोअर लेवल पे इंसेंटिव्स इस तरह से है कि इवन जो छोटे लेवल के उनके पॉलिटिशियंस का इंसेंटिव ये है कि मैं वहाँ पे इनोवेशन ड्राइव करके थोड़ा मेरिटोक्रेसी से एटलीस्ट उस पर्टिकुलर लेवल से बाहर निकल के अपना चाइनीज CCP के अंदर भी मैं अपना आगे बढ़ूं, राइट, एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं, शायद मैंने दो चीजों जोड़ दी, शायद ये मैंने जोड़ दी। लोकल लेवल पर भी ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा करप्शन है। और जैसे कि मैंने कहा, वो लोग इनोवेशन मतलब सिर्फ एक चीज पे फोकस करके कई बार ऐसा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे लोकल सरकार को वहां पे पैसे कैसे मिलते हैं? हाईटेक जोन से। वहां पे एक SEZ बनेगा, उसके कॉर्पोरेट टैक्स लोकल गवर्नमेंट को नहीं आते, लेकिन उसके अराउंड रियल एस्टेट डेवलप होती है, प्रॉपर्टी टैक्स होती है, वो उनको फायदा होता है। तो वो हमेशा उस तरीके की कंपनीज लाना चाहेंगे जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ हो जाए। तो जैसे कि फैब है, तो जहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, जो हाईटेक है, उस पर ज्यादा नहीं फोकस नहीं करते लोग। उनका इंसेंटिव है कि सिर्फ मैं ये बता सकूं कि $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे क्षेत्र में। तो वो उसकी वजह से अपग्रेडेशन नहीं होता, उसके वजह से शायद मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। तो अपग्रेडेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर, हाइब्रिड कंपनीज, इन लोगों का काफी रोल रहा है। तो मैं वो कहना चाह रहा था। ठीक है। मैंने थोड़ा सा दोनों को मिला दिया, बट फिर आपने उसको थोड़ा समझा के क्लैरिफाई किया। ठीक है। तो ये 4 कारण थे। अब
मैं ये अंत इस बात से करना चाहता था कि इस मॉडल में कुछ कमजोरियां भी हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो जैसे कि मैं कह रहा था, अक्सर हम लोग अभी तक चीन की ट्रैजेक्टरी देखते हैं और फिर बोलते हैं अभी इतना प्रोग्रेस कर लिया तो अगले 10 साल में तो अमेरिका को ही बीट कर देगा। लेकिन वो थोड़ा मेरे हिसाब से गलत रहेगा, क्योंकि जो पिछले 20-30 साल थे वो ऐसे साल थे जब चीन ये सब चीजें कर पा रहा था, हाईटेक ट्रांसफर हो पा रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो पा रहा था, वहां से लोग आ पा रहे थे और ये पॉलिटिसाइज नहीं था। लेकिन अब अमेरिका में नैरेटिव चेंज हो गया है, जापान में नैरेटिव चेंज हो गया है, वो चीन की वजह से ही लेकिन हो गया है। तो अब उस देखने का नजरिया जो है वो काफी बदल गया है। और हाई चिप्स एंड साइंस एक्ट में जैसे उन्होंने काफी रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में कोई कन्फ्यूशियस सेंटर है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे चिप्स एंड साइंस एक्ट से, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की चीजें जो थी वो पहले नहीं थी। और अब कोई भी साइंटिस्ट अगर चीन का यूएस में कोलैबोरेट करना चाहता है तो अब सरकार का ध्यान रहेगा उस पे कि ये सेंसिटिव टेक है क्या, ये नेशनल सिक्योरिटी टेक है। मतलब साफ साफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बोल दिया यूएस के कि 3 टेक्नोलॉजीज है, सुपर कंप्यूटिंग, क्लीन टेक और बायोटेक। इनमें हम लोग ना सिर्फ चीन से आगे रहेंगे बल्कि चीन को पछाड़ देंगे। और वो मतलब उनमें एक्सपोर्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन जो भी हो वो अब आएंगे इन क्षेत्रों में। तो ये अलग हो गया है, ठीक है। तो चीन का जो मॉडल रहा है वो काफी डिपेंडेंट रहा है दूसरे देशों पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, और जो अब कर रहे हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है उन्होंने। तो ये एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरा, मैं जैसे कह रहा था, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फाइनली चीन की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $10,000 है, यूएस की 64,000। हर रुपया जो वो उसमें डाल रहे हैं उसके लिए हर रुपए का एक नुकसान भी होगा, 1 रुपए से ज्यादा का ही होगा। तो कई न कई क्षेत्रों में इनोवेशन में आगे जाके, इनोवेशन ऐसा तो नहीं कि रुक गया ना, आगे 20 साल की टेक्नोलॉजी और कोई होगी, उसमें पैसा डालने के लिए उनके पास इतना स्कोप नहीं है और कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी उनकी जरूर रहेगी। जैसा आज की दिन में सेमीकंडक्टर्स एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें एआई रिसर्च वगैरह में उन्होंने आगे बढ़ गए, लेकिन उसमें नहीं बढ़ पाए और इस वजह से यूएस उनके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शन ला सकता है और वो जेन्युइनली डिपेंडेंट है इस चीज। तो ऐसे कई सारे चीजें रहेंगी आगे भी, और वो मुझे लगता है उनके मॉडल में कमजोरी है, और इसलिए मैं ऐसे सीधा लीनियर प्रोजेक्शन नहीं करता। आप लोगों को क्या लगता है उसमें? नहीं, ये मुझे काफी देशों के साथ ऐसा लगता है, क्योंकि एक तरह से एक यूएस जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन इंजन है। और तुम देखो तो हर जगह हम लोग भी उसी पे डिपेंड करते हैं कि अरे वहां से कितने लोग पढ़ के आ जाएं, ठीक है। चाइना भी बोलता है वहां से कितने लोग आ जाए, वहां काम करके। तो जब भी आप कहीं से कुछ ले रहे हैं तो उसके आगे बढ़ना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होता है। और जब तक कि आप खुद से, और इनोवेशन के लिए आपको ऐसा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना पाए हैं, ये हमारी खामी है। और हमको ये सोचना चाहिए कि कैसे हम भी ये चीजें बना सकें। या तो वैसी लैब्स चाहिए, या माइंडसेट चाहिए, या उस क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए। मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, क्योंकि इनोवेशन तो दिमाग का काम है ना। ये कोई हमारे यहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्स मिसिंग है ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वो सिस्टम्स जो यूएस ने समहाउ बना रखे हैं वो बाकी कोई भी देश अभी तक तो compete नहीं कर पाया उसके साथ में। तो वो मुझे लगता है चाइना उस क्षेत्र में काम करेगा। और जब शायद लोग बोलते हैं ना प्रणय कि भाई ये तानाशाही में मुश्किल है, शायद ये उस लेवल के लिए बात करते हैं कि आपको वो लेवल का, आप शायद तानाशाही वगैरह होके आप किसी और देश के साथ में कुछ एक इक्विलिब्रियम बना सकते हैं कि भाई ऊपर से पानी आपके यहाँ भी थोड़ा सा आ जाएगा, पर आपका पानी उसके लेवल से ऊपर थोड़ी निकल जाएगा। ठीक है। कुछ छोटे क्षेत्रों में कर लिया उन्होंने, जैसे एआई वगैरह के कुछ क्षेत्र हैं, लेकिन अब जैसे ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, चैट GPT-3 और ये सब है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि चाइनीज लोग भी आ गए। अचानक से दिखा कि बहुत समय से कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से यूएस की कितनी सारी कंपनीज इस 1-2 चीजों में कितनी आगे निकली है ना। वो चाइना की नहीं निकली, ना हिंदुस्तान की निकली है, ना जापान की निकली है, ना ताइवान की निकली है ना ऐसा कोई जर्मनी से, ना फ्रांस से। तो यूएस ने इनोवेशन में डेफिनेटली दुनिया में एक स्पेशल जगह बना के रखी हुई है। भले ही ये चीज सिंपल चीज हो कि शायद वो दुनिया का सारा टैलेंट इकट्ठा कर लेता है, वो भी एक है चीज। ऐसा नहीं है कि सारा टैलेंट कोई यूएस का खुद का होता है, पूरी दुनिया का टॉप टैलेंट वो इकट्ठा कर पा रहा है। तो पर वो भी उनकी स्ट्रेंथ है ना, क्यों जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी उनकी स्ट्रेंथ है, बिल्कुल। तो ये मैं कहूंगा कि वो चीज को कॉपी करना, वो देखना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। और चाइना के लिए एक लेवल तक जाना आसान है और आगे हमेशा मुश्किल बढ़ती जाएगी, खासकर जो शी जिनपिंग ने किया है उसकी वजह से।
इसमें एक चीज़ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है कि आगे जैसे मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसका नाम है द डिजिटल सिल्क रोड, जिसमें वो थोड़ा-सा काफ़ी डिटेल में इस पे जाते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने अपना डिजिटल नेटवर्क फैलाने में भी, इन द सेंस कि इवन उनके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है अंडर सी केबल में, उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, जहाँ उन्होंने रास्ते और रेलवेज़ जोड़े हैं अफ्रीका में, वहाँ वो लोग इंटरनेट भी अपने साथ वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने वैसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट उनका आगे उनको काम आएगा स्ट्रेटेजिकली, ये सारा बहुत सारा छोटे देशों में और अफ्रीका और श्रीलंका और ऐसी बहुत सारी जगहों पे है, पर शायद पर ख्याति उसमें एक डिफरेंस है, ये सब तरीके उनका टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में जाए उसका, ना कि ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो टॉप टैलेंटेड लोगों को चीन में बुला रहे हैं, या फिर यूएस जैसे इतना ओपन सोसाइटी है वैसे नहीं है। तो शायद मतलब आजकल का हाईटेक इनोवेशन सिस्टम जो है वो पूरा मतलब ग्लोबल है, वो सिर्फ एक देश नहीं कर सकता। जैसे एक हिस्टोरियन है, वो काफी अच्छी बात बोलते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन ड्राइव्स नेशनल ग्रोथ एंड नेशनल ग्रोथ लीड्स टू ग्लोबल इनोवेशन। तो नॉट दैट नेशनल इनोवेशन ओनली लीड्स टू नेशनल ग्रोथ। तो आजकल बदल गई ये बात, और चीन क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम से थोड़ा बाहर हो रहा है, वो उनके लिए नुकसानदेह है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं एक प्रणय चीज जैसे देखता हूँ, मैं मतलब रोज ज्यादा ऐसे हिंदुस्तानी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो कि चाइना में काम कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में वन वे, क्योंकि मैं इतने चाइनीज बच्चों को हिंदुस्तान में पढ़ते हुए तो नहीं देखता हूँ जितने हिंदुस्तानी बच्चों को चाइना में रिसर्च करते हुए देखता हूँ। तो ये उन्होंने डेफिनेटली, मुझे पता नहीं ये बाकी वो अफ्रीका के देशों के साथ वगैरह के साथ जरूर कर रहे होंगे। अगर हिंदुस्तान के बच्चे जा रहे हैं तो टॉप मोस्ट नाइजीरियन बच्चा क्यों नहीं जा रहा होगा, या पाकिस्तानी बच्चा क्यों नहीं जा रहा होगा, है ना। लेकिन मैं जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ज्यादा हिंदुस्तानी बच्चे चाइनीज यूनिवर्सिटीज में जाकर के रिसर्च कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है शायद नेचुरल आउटकम है, जैसे जैसे देश अमीर होता है तो ये हो रहा होगा। नहीं, तो ये बिल्कुल है। नहीं तो एक मैं इसमें बात कहूंगा, होंगे वहां पर मतलब जैसे फिर से ना $10,000 पर कैपिटा इनकम और $2,500 पर कैपिटा इनकम, तो क्यों नहीं जाएगा कोई वहां पे, है ना। पर तो वो डिफरेंस तो है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हम लोग बांग्लादेशी या फिर श्रीलंकन लोगों को बुला रहे हैं। हम लोग हम लोग को लगता है हमारे पास सब लोग हैं, लेकिन ये मैं डिफरेंस बताऊंगा, चीन में ऐसा नहीं रहा है हमेशा से। एक उनमें ये भी बात रही है कि जैसे 1800s में भी एक सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट था, जहां पे उन्होंने बोला था कि कई लोग ये बोल रहे थे कि हम लोगों को विदेश कॉपी करना ही है अगर आगे बढ़ना है। जैसे मेजी रेस्टोरेशन जापान में हुआ, उसके बाद चीन में भी उनको लगा यार जापान कैसे आगे ले गया, क्योंकि जापान ने दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लाई। तो हम लोगों को तो काफी मतलब 1792 में पहले उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कि तुम सीख के आओ दूसरे देशों से और हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो एक वो एलिमेंट हमेशा से रहा है। और इनफैक्ट सौरभ और ख्याति जब दंग शाओपिंग जापान गए थे, फर्स्ट टाइम अ चाइनीज quote unquote emperor ever visited Japan was as recent as 1978, दंग शाओपिंग। तब उन्होंने खुद वहां पर जाकर बोला था कि पहले शिक्षक हम थे और आप स्टूडेंट थे, लेकिन अब बदल गई है बात, आप शिक्षक हो हम स्टूडेंट। सोच सकते हो आप शी जिनपिंग ऐसा जाके बोलेंगे। तो इस तरीके की चीज भी रही है कि वो ओपन रहे हैं दूसरे देशों के एटलीस्ट इन्फ्लुएंसेस है टेक्नोलॉजी डोमेन में। बाकी क्षेत्रों के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो उसका भी थोड़ा बहुत फायदा तो हुआ है। बिल्कुल। अब भाई कन्फ्यूशियनिज्म तो हिंदुस्तान में नहीं आया, पर बुद्धिज्म तो चाइना में गया था। तो इसके लिए हम दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में आइडियाज, खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हिंदुस्तान में भी बहुत आइडियाज आए हैं, पर मजाक की बात। पर ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा रही प्रणय, बहुत कुछ मुझे तो सीखने को मिला, होपफुली श्रोताओं को भी मिला होगा। और इसमें श्रोता लोग हमारे बताएं आपको क्या लगता है। ये तो ओपन टॉपिक है और एकदम मैं बोलूंगा नया टॉपिक है जिसपे प्रणय रिसर्च कर रहा है। तो आप भी हमको अपने सुझाव भेजिए और क्या एंगल है इन चीजों में जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। कोई हमारे सोचने के तरीके में त्रुटि हो तो सुधार भेजिए, और लिखते रहिए। बहुत मजा आता है जब भी आप ईमेल लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कुछ। तो धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है।
आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।